देखिए आपके जो एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, उसमें है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सीज तो इमरजेंसी के दौरान क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब इमरजेंसी आया था तो इमरजेंसी को लेकर बहुत सा विवाद उठा कि क्या सचमुच इमरजेंसी लाना इतना जरूरी था। तो यहां पर दो अलग अलग पक्ष बन गए। एक जो सरकार का सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ना इमरजेंसी बहुत जरूरी था, नहीं आता तो सरकार गिर जाती, पॉलिटिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता, इसलिए इमरजेंसी आया तो सब कुछ बच गया। तो पहले ग्रुप था सपोर्टर ऑफ इमरजेंसी। तो पहला ग्रुप कौन सा था, सपोर्टर ऑफ इमरजेंसी। और दूसरा कौन ग्रुप थे, दूसरा वे ग्रुप थे जो इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब देवर द अपोजर ऑफ द इमरजेंसी। तो पहला सपोर्टर, दूसरा हो गया अपोजर। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी यही थी कि दो ग्रुप बन गया और दोनों ग्रुप क्या अपना अपना वैलिड पॉइंट दे रहा था। इंदिरा गांधी को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो सपोर्टर थे, उनका यह मानना था कि आज के पहले अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चैलेंज करने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को अपनाया गया और सरकार को सीधे चैलेंज किया गया और सरकार को सीधे टारगेट किया गया। सही बात है, इसके पहले ऐसा हुआ नहीं था। तो इनका अपना वैलिड पॉइंट है कि सरकार को कहीं भी टारगेट नहीं किया गया और नहीं किया जाना चाहिए। तो ये अपना जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई इमरजेंसी लगा तो सही लगा, नहीं लगता तो ये सारी प्रॉब्लम थी। सरकार को चैलेंज किया जा रहा था, सरकार को गिराने की साजिश थी, सरकार को डिरेल करने की कोशिश की जा रही थी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रोटेस्ट करके, वायलेंस करके, इनका आरोप था या क्रिटिसिज्म था। जबकि जो सपोर्ट कर रहे, जो अपोज कर रहे थे इमरजेंसी का, वो बोले कि ये कौन सा तरीका है कि अगर सरकार के कोई खिलाफत करेगा, सरकार के कोई अगेंस्ट आवाज उठाएगा तो उसको पूरी तरह सप्रेस कर दिया जाएगा। यही नहीं, बहुत लोगों को क्या किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या इसके पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई कॉन्सेप्ट था? क्राइम करने के बाद सजा मिलती है ना, यहां पर तो पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं वेंडाटा, या फिर पॉलिटिकल रूप से बदला लेना, पकड़ के जेल में डाल दो। कुछ बोला मेरे अगेंस्ट, डालो पकड़ के जेल में इसको, ये हो गया। क्या इसके पहले कभी हुआ था? अपोजर बोल रहे हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया है, प्रेस की आजादी बंद कर दी गई है, प्रेस से गला घोट दिया गया है। क्या इसके पहले ऐसा हुआ है कभी? तो अपोजर और सपोर्टर हैं, दो ग्रुप बन गए जिन्होंने अपना अपना वैलिड पॉइंट दिया। यही आपके बुक में लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक शाह कमीशन इंक्वायरी के लिए बैठी थी, ठीक है। ये मई 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब आती है, उसने अपॉइंट किया था शाह कमीशन को, ठीक है। जब देखिए 77 में इलेक्शन होता है, यहां पर बीच में इलेक्शन हो जाता है और इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, तो वहां पर एक जनता गवर्नमेंट जो सरकार में आती है ना, उसने शाह कमीशन को अपॉइंट किया और यह पता लगाने के लिए कि भाई इमरजेंसी जो लगा था वो कितना गलत था और क्यों गलत था। इसमें इंदिरा गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी को जवाब वगैरह नहीं देती है। कोशिश की गई, ठीक है। साथ ही साथ इसमें और बातें भी लिखी गई है, आपके जो बुक में ही है, ठीक है, कि उस वक्त क्या था, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे इमरजेंसी की, वो क्या कहते हैं कि आज तक किसी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग को जुडिशरी जाने का अधिकार है उसको छीन लिया गया है। तो लोगों का जुडिशरी जाने का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो छीन लिया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो छीन लिया गया, ठीक है। यही नहीं, बताया था ना कि इमरजेंसी सर्विसेज लागू कर दिया गया, हड़ताल नहीं करने दिया गया जहां जहां हड़ताल हुआ। दूसरा आरोप यह था कि जब बिहार और गुजरात में आंदोलन नॉन वायलेंट था तो उसको वायलेंट क्यों बनाया गया और उसको सप्रेस क्यों किया गया। तो बहुत सा तरीका था, इसको लेकर सवाल उठाया गया। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह था, ठीक है, कि इतने सारे केस क्यों फाइल किए गए, क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन को चलाया गया, इतना पॉलिटिकल क्रिमिनल्स
के रूप में आम आदमी को पकड़ के जेल में डाला गया और उसमें बहुत लोग की कस्टोडियल डेथ भी हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब ट्रायल चलता है उसमें अभी सिद्ध नहीं हुआ कि वो सजा मतलब सजा का हकदार है या दोषी है या मतलब दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है उसमें बहुत सी कस्टोडियल मौत हो जाती है, खाना अच्छा नहीं मिला या बीमारी हो गया, मर गया उसमें। भाई जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डाला गया ना जेल में, तो जेल में क्या होगा? अगर जरूर ज्यादा लोग रहेंगे, पकड़ पकड़ के डाल दिया गया तो क्या होगा? बीमारी फैलेगी ना, हाइजीन की समस्या होगी, खाने में प्रॉब्लम होगा, बहुत तरह की समस्या आएंगी जिससे लोगों की मौत हुई। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंदिरा गांधी की पॉलिसी ने लोगों को मार मतलब मौत के घाट उतार दिया। जो लोग ऐसे मरे मरे और जो जेल गए वो भी मरे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी की पॉलिसी ने जो आपने जो अपनाया, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज करके या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दर्शाए गए शब्द को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को मिसयूज करके इमरजेंसी लगाया गया, वो गलत था। ठीक है, वो गलत था। ठीक है, ये किसका आरोप लगाया गया? ये आरोप किसने लगाया? अपोजर ने। ये सब ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ठीक है, क्रिटिक्स ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पूरी तरह क्या किया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, यही है ना। और इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, बताया था ना कि इमरजेंसी के दौरान क्या था, इंदिरा गांधी ने जब के जो भी जितना भी तरीका अपनाया जा सकता था अपनाया था और फंडामेंटल राइट्स के को चला था। प्रेस की आजादी, जहां भी प्रेस था वहां बताया ना, मतलब इस हद तक उतर गई कि प्रेस चले नहीं, उसके लिए उसने लाइन कटवा दिया कि ना रहेगा बिजली ना चलेगा प्रेस। वही मतलब उदाहरण वही है। ठीक है, तो ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी ना प्रेस रहेगा। इसमें आगे लिखता है, या बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं कि यहां पर इंदिरा गांधी जी ने जब प्रॉमिस किया था, जब सरकार में आई थी, उसने 20 पॉइंट फॉर्मूला दर्शाया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसको बोलते हैं। उसमें था कि भाई गरीबों का हम उत्थान कैसे करेंगे। उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर खड़ा नहीं उतर सकी, तो जब लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा तो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या लगा दिया? इमरजेंसी। तो लोगों ने बोला कि सरकार ने अपने खामियाजा को क्या किया, दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया। अपने खामियाजा को चूंकि लाइमलाइट में आ जाएगा उनकी गलतियां या हम पूरा नहीं कर पाए, तो उसको डिफेंड करने के लिए सरकार ने उल्टा इमरजेंसी लगा दिया, अपोजिशन पर आरोप लगाकर। अपोजिशन का काम ही होता प्रोटेस्ट करना, तो क्या है, अपोजिशन को बंद कर दिया जाएगा जेल में। ठीक है, ये तो सरासर क्या था, डेमोक्रेसी की हत्या थी, डेमोक्रेसी का गला घोटना था, ऐसा आरोप लगाया गया इस पूरे कंट्रोवर्सी में। ठीक है, इसमें यही चीज है। पुअर जो लोग थे वो बोले कि भाई सरकार अपना जब काम नहीं कर पाई तो उन्होंने अपना पत्ता झाड़ लिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर क्रिटिक्स अपना पॉइंट आउट क्या करते हैं कि भाई सरकार ने बहुत लोगों को गिरफ्तार किया। शाह कमीशन का जो इंक्वायरी था उसमें पता है कितने लोग गए थे? कितने लोग गए थे? शाह कमीशन ने जो इंक्वायरी किया उसमें उनका एक रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में कहता है कि लगभग 1,11,000 लोग का अरेस्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पूरे देश में। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था पावर प्रेस में। यहां तक कि शाह कमीशन का रिपोर्ट यह कहता है कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर थे, उनको वर्बली ऑर्डर दिया था प्राइम मिनिस्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह के कि आप लाइन कर दीजिएगा किसका, 2 बजे रात से ही लाइन कर दीजिए 26 तारीख को, जबकि 25 को इमरजेंसी लगा है, 26 को लाइन कर दीजिए। तो इमरजेंसी खबर कब छपेगी? मॉर्निंग में छपेगी ना, तो छपेगा ही नहीं, लाइन ही कट जाएगा। तो ये सब वर्बली आदेश दिए गए थे। तो ऐसा शाह कमीशन का रिपोर्ट कहता है। ठीक है, समझ गया इसको बात को लेकर। उसी रंग से और ये आरोप लगाया गया संजय गांधी के बारे में। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के क्या थे? सुपुत्र थे। उनके पास में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, मतलब किसी पॉलिटिकल पावर को होल्ड नहीं करते थे, किसी पोजीशन को होल्ड नहीं करते थे, लेकिन उनका कद इंदिरा गांधी के समकक्ष था। मतलब एक ढंग से पायलट गवर्नमेंट चला रहे थे। सुने उनके बारे में? वो भी क्या थे? पायलट ही थे, और वो भी क्या थे? पायलट गवर्नमेंट चलाते थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करते थे। चूंकि प्रधानमंत्री के बेटे थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, और धीरे धीरे सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, और यहां तक दिल्ली के अंदर ना उन्होंने स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया था। मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ खास रिलीजियस ग्रुप को, उनको कहते हैं ना कि भाई उनको क्या बना दिया जाए, इंपोर्टेंट बना दिया जाए, नपुंसक बना दिया जाए, ताकि और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें उन्होंने ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, समझ लीजिए। तो इस टाइप की क्रूर मानसिकता के व्यक्ति थे। उन पर आरोप लगा कि भाई आप कौन होते हैं इस टाइप की पॉलिसीज को लागू करने वाले। यहां तक कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया प्रेस के ऊपर में, लोगों को टॉर्चर किया गया, कस्टोडियल डेथ हो गए, इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक नायाब तरीका अपनाया जो बहुत फोर्सफुली अप्लाई किया गया, ये गलत था।
तो अपोजिशन जो थे या अपोजर जो थे इमरजेंसी के, उन लोगों ने ऐसा पॉइंट दिया कि सदा जो भी तरीका अपनाया गया, इमरजेंसी लगाया गया, पहले तो लगाने का तरीका गलत, पहले तो लगाने का क्या था, तरीका गलत। और दूसरा, जो इमरजेंसी लगा उस दौरान जो भी घटनाएं घटी वो हमेशा के लिए क्या है, क्रिटिसिज्म के पात्र है, मतलब उनको क्रिटिसाइज जितना भी किया जाए वो कम था। ठीक है, तो ये आपका आरोप लगता है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बुक में है, कौन सा है वो, लेसन्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन्स। पकड़िए, बुक आपका है ना। हाँ, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखिएगा इमरजेंसी में। देखिए, फंडामेंटल राइट किसका होता है, आम नागरिक का होता है ना। तो फंडामेंटल राइट अगर छीना जाएगा किसी हालत में तो गलत है। तो आप क्या बन के लिखिएगा, अपोजर बन के लिखिएगा। कुछ बातें अच्छी आप लिख सकते हैं अगर आपको लगता है, लेकिन फिर आपको निष्कर्ष में लिखना ही पड़ेगा कि भाई ये ब्लैक स्पॉट था डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि यहां पर कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं कहता, ये डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेट करने या हनन करने पर स्ट्रेस देते हैं, फोकस करते हो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब हमने इमरजेंसी से क्या लेसन प्राप्त किया, हमने अभी देखा कि कंट्रोवर्सी थी, इमरजेंसी अच्छा या बुरा, इस पर विवाद हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि ना इमरजेंसी जरूरत थी उस वक्त की, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई इमरजेंसी तो लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान ये घटनाएं घटी जो हमेशा से अनुचित है या उनको किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, उसको वैलिड कभी भी आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब है इमरजेंसी से लेसन्स क्या हमने प्राप्त किया, हमें क्या सीख मिली, क्या सीख मिली इमरजेंसी से, कुछ सीखे। अब इतना पढ़े तो कुछ सीखे, क्या सीखे। इमरजेंसी नहीं लगाना चाहिए तो लग जाता है, इमरजेंसी लगाया थोड़ा ही जाता है, लगाया तरीका होता है। ठीक है, इमरजेंसी ने बताया कि इमरजेंसी ने ये हमें बताया कि डेमोक्रेसी की क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। एक व्यक्ति अगर चुन कर आता है, ठीक है, समझ लीजिए, अगर वो चुन के आता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है और अच्छे से काम करता है तो वो भगवान बन जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब वो चुन के आता है, ठीक है, चुनाव से चुनकर, ठीक है, समझ लीजिए, और फिर क्या करता है वो, अगर अपने पावर का मिसयूज करेगा तो वो क्या बन जाता है, शैतान बन जाता है, मतलब वो डेमोक्रेसी की हत्या करने पर ही लागू हो जाता है। तो हमें डेमोक्रेसी से ये सीख मिलती है कि डेमोक्रेसी का वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों है ना। अब यहां पर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कितने अच्छे से सरकार को चलाता है, ले जाता आगे। ठीक है, बहुत से ऑब्जर्वर का ये मानना है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, डेमोक्रेसी को सीज कर दिया था इमरजेंसी के दौरान। ये ध्यान देने वाली बात है, नोटवर्दी का मतलब क्या होता है, ध्यान देने वाली बात। सो इट इज नोटवर्दी दैट नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग resumed within a short span of time. One lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. एक बात और समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी की हत्या करके बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इमरजेंसी को बंद किया, लागू किया इंदिरा गांधी जी ने, और 77 में उनकी सरकार टाटा बाय बाय हो गई। 77 में क्या हुई थी, इंदिरा गांधी की सरकार बाय बाय हो गई थी, चली गई थी, और जनता गवर्नमेंट आई थी। दूसरी बात कुछ अस्पष्ट चीजें भी थी। एम्बिग्विटीज का मतलब होता है अस्पष्ट चीजें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था जिसका मीनिंग किसी को नहीं पता था, तो उन शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन से हमें निकालकर बाहर कर देना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने उस शब्द का प्रयोग किया था इमरजेंसी को लागू करने के लिए जिस शब्द का किसी को मतलब नहीं पता था, या कह सकते हैं उस शब्द का क्लियर मीनिंग नहीं था। वो वर्ड कौन सा था, इंटरनल इमरजेंसी या इंटरनल डिस्टर्बेंस। नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। तो इंटरनल इमरजेंसी को हटाकर या इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर उसको हटा दिया गया, एक नया शब्द जोड़ दिया गया उसके बदले, आर्म्ड रेबेलियन, कि भाई जब तक पब्लिक हथियार लेके सड़क पे नहीं आएगी तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगा। वार में तो लगता ही है, एक्सटर्नल एग्रेशन में नहीं, आर्म्ड रेबेलियन में तो कर सकते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो। दो फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते, लेकिन अब सरकार के अगेंस्ट आप हथियार लेके खड़ा हो जाइएगा तो भी सरकार भी अपना बचाव करेगी ना। जैसे नक्सलाइट्स लोग क्या करते हैं, हथियार चलाते हैं ना,
तो पुलिस को ऑथराइज किया गया ना भाई इनको देखते गोली मार दीजिए या बातचीत कीजिए, जो भी तरीका अपनाया गया है। तो दो तरीका अपनाते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं बातचीत करते हैं सुलझाते हैं, और कुछ लोग होते हैं फ्रेंड के गोली मार देते हैं, उधर से वो भी गोली चला देते हैं, दोनों साइड से चलता है। सीआरपीएफ सुनोगे, सीआरपीएफ वो बम उड़ा दिया, सीआरपीएफ उड़ गया, वो फिर सीआरपीएफ वाले अटैक करते हैं, अचानक से गिर के नक्सली सबको मार दिए। खैर, तो इंटरनल जो वर्ड है वो हट गया, आर्म्ड रेबेलियन आ गया उसके बदले। और ये भी कहा गया कि इमरजेंसी लगाने के पहले, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो होंगे वो उनको राइटिंग में दिया जाएगा, बोल के नहीं कि लगा दीजिए, मुंह से नहीं बोला, रिटर्न में दीजिए कि इमरजेंसी लगाया जा रहा है, ताकि कोर्ट में उनको चैलेंज किया सके। ठीक है। तीसरा, इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। इमरजेंसी ने एक चीज और सिखाया, देखिए जब किसी चीज की स्कार्सिटी, मतलब जब किसी चीज का महत्व का मालूम चलता है उसके स्कार्सिटी में, जैसे आपको बहुत भूख लगी होगी ना और उसमें खाना नहीं है, तो खाने का महत्व समझ में आ जाएगा। नहीं तो रोज 2-4 रोटी आप सड़क पर फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं या कुत्ता खिलाते हैं, एग्जाम्पल देना आपको, मतलब मोटा मोटी बात। लेकिन जिस दिन खाना ही नहीं बनेगा उस दिन लगी हुई भूख, तब मालूम चलेगा रोटी का महत्व। समझ लीजिए, अभी टीचर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं, घर में भी पढ़ लिए, पापा मम्मी सब कुछ है, लेकिन किसी बच्चे के लिए अगर टीचर नहीं है या मम्मी पापा नहीं है तो उनका महत्व समझ में आता है उनके एब्सेंस में। तो यहां पर यही है, सिविल लिबर्टीज का महत्व तभी समझ में आया जब वो छीना गया। इमरजेंसी के दौरान उस राइट को छीन लिया गया, तब समझ में आया कि भाई सिविल लिबर्टी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पहले क्या था, कितना आसान है, समझ लीजिएगा। समझ रहे बात को? कोरोना में जब लोग घर के अंदर बंद हो गए थे तब उनको समझ में आया था कि बाहर कितना अच्छा लगता है ना? और जब लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो बड़ा मजा में लिए थे शुरू में, तब उनको लगा कि ऑफलाइन क्लास कितना अच्छा था। समझ गए ना? क्लियर है? तो जिस चीज का भाव होता है उसके बारे में आपको तुरंत उसका महत्व समझ में आने लगता है। तो जब ऑफलाइन क्लास था तो शायद उतना महत्व नहीं था, लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ और समस्या शुरू हो गई, ठीक है, कभी नेटवर्क नहीं आए, कभी टीचर का आवाज नहीं आए, कभी स्टूडेंट नहीं दिखे, तो बहुत सी समस्या आने लगी। उस वक्त मालूम चला भाई ऑफलाइन क्लास का महत्व क्या है। तो यही भी है ना, यहां पर भी क्या है, जैसे सिविल लिबर्टी छीन लिया इंदिरा गांधी जी ने, फंडामेंटल राइट क्रैश, तब लोगों को लगा कि अरे इमरजेंसी की मतलब ये राइट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग किताबें पढ़ते हैं रोज, हम लोग नॉर्मल है हमारे लिए, लेकिन ये राइट कितना इंपॉर्टेंट है अब बात में समझ में आ रही है। तो यही कह रहा है कि लोगों ने अपने सिविल लिबर्टीज का वैल्यू करना सीख लिया। कोर्ट ने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया सिविल लिबर्टीज को बचाने में। और इमरजेंसी के दौरान कोर्ट ने भी माना कि भाई हमने बहुत हद तक सिविल राइट्स को बचा नहीं पाए, तो कोर्ट ने भी माना कि भाई हमें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, या हमें ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि सरकार हमारे ऊपर ही हावी ना हो जाए। समझ रहे बात को? तो इससे बहुत लोगों ने सीखा, जुडिशरी ने भी सीखा। ठीक है, उसने कह दिया साफ साफ कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मन किया कि 5 साल से 6 साल कर देंगे, 6 साल 7 साल कर देंगे और 4 साल कर देंगे, वो नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कह दिया गया वो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स जोड़िए, ठीक है, इन्हें तो साफ कर दीजिएगा फंडामेंटल राइट, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशरी ने एक साफ साफ ऑर्डर दे दिया कि हमारे कंट्री में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई भी बने, फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा। साफ साफ क्रिटिकल ईयर्स ने इमरजेंसी के बहुत सारे इश्यूज को उठाया, ग्रैपल किया, बहुत से पर्याप्त इश्यू को उठाया। ठीक है, हमने देखा इस चैप्टर में रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय पार्टीजन ग्रुप। हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सरकार के विरोध में आवाज उठाई थी, स्टूडेंट ग्रुप ने, जयप्रकाश नारायण ने, याद है ना? ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू? तो कहने का मतलब किस हद तक सरकार के विरोध में जाना चाहिए, सरकार को इतना मत तंग कीजिए कि इतना मत तंग कर दीजिए कि सरकार भी आपको तंग करने लगे। ठीक है, तो देयर शुड बी सम लिमिटेशन। समझ रहे बात को? इसीलिए आजकल प्रोटेस्ट करने से पहले पूछते हैं सरकार प्रोटेस्ट कर ले, तो सरकार बोलता है कर लीजिए, जगह दे रहे हैं आपको, जाइए गांधी मैदान, और नहीं तो सड़क जाम कीजिएगा, तो फिर क्या होगा, आके डंडा पड़ेगा, पुलिस का ऑर्डर रहेगा, सड़क खाली। समझ रहे हैं? तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। रैली करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, तो परमिशन लेते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मतलब सरकार से, रैली करने के पहले, ताकि पुलिस व्यवस्था वगैरह बना के रखे, ट्रैफिक वगैरह सब मालूम रहेगा पहले से, तब ना अचानक सड़क पर आ जाएगा तो क्या होगा, सब चौपट हो जाएगा ट्रैफिक व्यवस्था।
इसीलिए तो व्हाट आर लिमिट। तो कह रहा है कि प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट हम करते हैं तो किस हद तक हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट इस हद तक मत कीजिए कि सरकार ही परेशान हो जाए, फिर सरकार आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, जैसे पड़ी इंदिरा गांधी, और उसके पीछे पड़ी क्या सबके पीछे पड़ गई, ठीक है, सिविल लिबर्टीज भी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि किस हद तक प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो यहां इस मतलब इमरजेंसी ने प्रोटेस्ट करने वाले को उनका हद समझा दिया कि परेशान ज्यादा कीजिएगा तो आप भी परेशान हो जाइएगा, ठीक है। दूसरा है ना, सेकेंड इज द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन द इमरजेंसी रूल टू प्लेस थ्रू द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये बात भी समझ में आ गई कि भाई ये सब जो है ना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपने मर्जी से फंक्शन नहीं करते हैं, उनको पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह रूलिंग पार्टी यूज करती है। शाह कमीशन के हिसाब से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं। तो एक बात और जग जाहिर हो गया कि पुलिस जो होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, वो चिरागे जिन्न होता है, उसको रगड़िए बाहर निकलेगा, क्या हुक्म है मेरे सरकार आका, वही काम करता है। मतलब जैसा सरकार चाहेगी वैसा वो करेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है अपने कार्य को करने में, याद रखिएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इमरजेंसी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें क्या सिखाया, हमें सिखाया कि किस हद तक प्रोटेस्ट करना है या कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या सिखाया कि भाई जो पुलिस है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसी के नहीं होती है, वो किसकी होती है, सरकार की। जिसकी सरकार उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसका पुलिस, ठीक है, समझ रहे बात को, क्लियर है। और उसके पहले हमने क्या समझाया कि लोगों को अपना भविष्य समझ में आया, लोगों को अपना सिविल लिबर्टी समझ में आया कि क्या महत्व है लिबर्टी का, क्योंकि वो छीन लिया गया था ना, तो उनको अपना महत्व समझ में आ गया। बताया भी एग्जांपल देके आपको। फिर आपको बताया कि कुछ एम्बिग्विटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ शब्द को लेकर ना कुछ किसी को पता ही नहीं था, उसका इस्तेमाल किया गया, तो शब्द को ही बाहर निकाल के अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। तो ये सब चीज हमें सीखने को मिला, हमने किया उसके बाद, इमरजेंसी के बाद। अब सोचिए इमरजेंसी के बाद क्या है वो, अच्छा वो 7 साल वाला से बता देंगे, उसके बाद बता देंगे क्लास के ऊपर को। याद रखिए, हमको याद आ गया, बता देंगे। अब समझिए इमरजेंसी के बाद क्या, हमारे देश का पॉलिटिक्स कैसे बदला, ठीक है। तो देखिएगा इमरजेंसी के बाद में हमारा पॉलिटिक्स क्या बदलता है या नहीं बदलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लेसन जो था वो इमरजेंसी जैसे ओवर हुआ ना, तो पब्लिक ने मजा चखा दिया किसको, इंदिरा गांधी जी को। ये समझा दिया कि आपने जो किया वो गलत था और आपने हमारा फंडामेंटल राइट क्या किया है, कर्व किया है, कट किया है, आपकी सरकार को ही हम कट कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कट, उन्होंने बोला कट्टी, हो गया, बात खत्म, सही है। तो कट से कट्टी तक चला। तो 1977 इलेक्शंस टर्न इनटू अ रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी। तो 1977 का इलेक्शन होता है और इमरजेंसी से ताजा लोग घायल हुए थे, है ना। तो घायल थे तो बदला लेना था, तो बदला कैसे लेंगे, पॉलिटिकल तरीके से, वोट ही नहीं देंगे इंदिरा गांधी को। इस बार हो गया, तो इमरजेंसी का इंपैक्ट दिखा, अपोजिशन फाउट द इलेक्शन, और अपोजिशन का क्या इसमें नारा था, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। अब वो बोले कि भाई सीधा भाई लोकतंत्र को बचाना है तो इंदिरा गांधी को वोट नहीं कीजिए, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की हत्यारी है, मतलब वो उन्होंने हत्या की है। तो ये आरोप लगाया गया इंदिरा गांधी जी के ऊपर में। द अपोजिशन फाउट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन टू सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया अपोजिशन वाले ने, क्योंकि लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था ना। इमरजेंसी तो आगे खतरा ही था वो। लोकतंत्र में क्या होता है, आपके राइट्स की सुरक्षा की जाती है, और सुरक्षा करने वाले ही क्या बन गए, भक्षक बन गए, आपके राइट्स को ही खा गए, है ना। तो डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी पर ही खतरा हो गया, समझ लीजिएगा। तो डेमोक्रेसी को बचाने के बाद चलने लगी अपोजिशन, नारा लेकर आए, लोगों ने वर्डिक्ट दिया, इमरजेंसी से घायल थे लोग ही, तो ये क्लियर था। उन्होंने स्टेट लेवल में इलेक्शंस में क्लियर कट कहा दिया कि भाई हम अब सजा देंगे। इन दिस सेंस द एक्सपीरियंस ऑफ 57 एंडेड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट, ओके। तो यहां से क्या होता है, एंटी डेमोक्रेटिक
जो लहर चला था इमरजेंसी में, वो चला, और इमरजेंसी में क्या होता है, जो भी घटनाएं घटी थी उसके रिटेलिएशन में पब्लिक ने इंदिरा गांधी के अपोज में क्या किया। यही देखिए 1971 का देखे थे इलेक्शन, याद कीजिएगा। अब इलेक्शन क्या आ गया, 1977 का इलेक्शन आ गया, ठीक है, सही है। अब देखिए क्या होता है, अपने भूल गया। देखिए भूत है, भूत नहीं है, देखिए कौन है, देखिए यहां देखिए। अब उसमें भी आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कीजिएगा, भूत ही है, भूत नहीं हो सकती है, हो सकता है, इसे तो पूछिए आप कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहां देखिएगा, इतना आलोचना कीजिएगा, यही सब होगा। लोकसभा इलेक्शंस 1977, अब यहां थोड़ा समझिए, जनवरी का महीना था, ठीक है, सबको चोट लगा हुआ था बहुत जोर जोर से इमरजेंसी में, ठंड में दर्द ज्यादा करता है, ठीक है। तो दर्द जब ज्यादा करेगा तो क्या होगा, लोग जाएंगे और दर्द का एहसास करते हुए बटन दबा देंगे किसी और पार्टी का, क्लियर है। तो 97 में क्या होता है, 77 में क्या होता है, आफ्टर 18 मंथ ऑफ इमरजेंसी लग गई थी, इलेक्शन नहीं हुआ था उसके बाद। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया इलेक्शन को रोक देंगे। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट वर रिलीज्ड फ्रॉम जेल, सबको तो पकड़ के जेल में रखे हुए थे, तो लड़ता कौन चुनाव, बाद में सबको छोड़ा गया, इलेक्शंस हुए 1977 में, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो इलेक्शन कब होना था, ऐसे 76 में होना था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने बोला एक साल और बढ़ा देंगे, 77 कर देती है और इलेक्शन 77 में होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो 77 में इलेक्शन होता है, यहां पर अपोजिशन के पास में लिटिल टाइम था, बहुत कम समय था, अपोजिशन लीडर मिलते हैं साथ में, और यहां पर क्या होता है, ये साथ में मिलके नई पार्टी बनाती है, इसको बोलते हैं जनता पार्टी, और जनता पार्टी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लड़ती है, और यहां पर जयप्रकाश नारायण जी इसके लीडर बनते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी को पहले ही से पब्लिक का सपोर्ट था, खासकर स्टूडेंट्स का, मास लीडर बन जाते हैं। कांग्रेस के बाकी लीडर्स भी जो थे उन्होंने अपोज किया था इमरजेंसी को, ये भी इस पार्टी में जुड़ जाते हैं आके, मतलब कांग्रेस पार्टी से, इंदिरा गांधी से जो नाखुश थे उस वक्त, वो भी आके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, किसका, जनता पार्टी का, ठीक है। ठीक है, अब बहुत से लीडर्स थे खड़े हैं, मस्ट बी केयरफुल विथ हिम, ही वोंट स्टैंड एनोसिस व्हेन हियर। तो यहां पर कह रहा है क्या, अ कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ हु वन एंड व्हाट वाज डिफीटेड इन द 1977 इलेक्शंस। तो स्टैंडिंग विद द कॉमन मैन इंक्लूड जगजीवन राम मोरारजी, ये सब लोग थे। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी जो इमरजेंसी लगाई थी, देखिएगा, उसको गिरा के, उसके ऊपर चढ़ के लोग जीत जाते हैं। हाँ पूछिए, हाँ लिखा हुआ है, माइक है वो, मीसा, वैसे इमरजेंसी कानून लाया गया था, ठीक है, समझ रहे बात को, ऐसे इमरजेंसी कानून लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन, सेंसरशिप लाया गया था, मीसा कानून लाया गया था, आपके अधिकार को कर्टेल करने के लिए, बताया था ना, एस्मा था, ये मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एक्ट होता है, मतलब कुछ एसेंशियल सर्विसेज को आप उस पर हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, बताया भी था ना, उस टाइप का, मीसा एस्मा ये सब उसी टाइप के हैं। अब यहां पर क्या था, कुछ कांग्रेस लीडर भी टूट के अलग हो जाते हैं और सेपरेट पार्टी बनाते हैं जगजीवन राम के लीडरशिप में, दिस पार्टी नेम इज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और बाद में जनता, यानी अब देखिएगा, अभी इंदिरा गांधी वर्सेस क्या हो गया, जनता पार्टी। तो जनता पार्टी बहुत बड़ा उस वक्त इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई, और यहां पर एक रेफरेंडम सेट होता है इमरजेंसी के दौरान, कैंपेन होता है नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर पर, और फाइनली क्या होता है, लोग इतने सारे अरेस्ट हुए थे ना, सेंसरशिप हुआ था, पब्लिक ओपिनियन, ये सब बात को फिर से याद दिलाया जाता है, ठीक है, पब्लिक को याद दिलाया जाता है, याद कीजिए आपको कैसे जेल में पीटा जा रहा था, ठीक है, याद कीजिए आपके साथ में फंडामेंटल राइट्स आपको कैसे छीना गया, मतलब आपको घाव को तरोताजा किया जा रहा था, अपोजिशन कर रही थी काम, ताकि आप इंदिरा गांधी से और गुस्सा रहे, आप वोट उसके अगेंस्ट में दे दें, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी आल्सो इंश्योर दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। अच्छा, जनता पार्टी ने एक बात और सोचा कि वोट ना इकट्ठा हमको मिले और बटा नहीं, तो बाकी जितने पार्टी थी सबके साथ में हाथ मिलाया, जनता पार्टी ने बोला भाई जितने लोग हैं जो इंदिरा गांधी से नाखुश हैं सब मेरे पास चले जाइए, हम एक
अम्ब्रेला, एक छाते के अंदर चुनाव लड़ेंगे, जनता पार्टी का अम्ब्रेला। एट द फाइनल रिजल्ट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज, लेकिन जो रिजल्ट आया सभी ने अचंभित कर दिया लोगों को, यही था। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस। राज्य में तो हारते थे, हारे भी थे, लेकिन आज तक कहीं भी सेंट्रल में लोकसभा में कांग्रेस नहीं हारी थी, याद रखिएगा। चुनाव में ये पहली बार हुआ था, ठीक है। क्या हो गया, इस बार उठा के पटक दिया गया कांग्रेस सरकार को, ठीक है, समझ लीजिएगा। इस बार जम के दंगल हुआ था, इस दंगल में कांग्रेस चारों खाने चित, और लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। It the final result took everyone by surprise for the first time since independence। कांग्रेस की कहानी खत्म हो गई सेंट्रल लेवल पे। यहां पर डिफीट हो गई कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीट जीत पाई और लगभग 35% वोट, उससे भी कम। और जनता पार्टी उसके लायक मिलकर 330 वोट हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और जनता पार्टी को खुद अपने नाम पर 295 वोट मिलता है। अब सोचिए पब्लिक फिर किस साइड चली गई। तो पब्लिक का दुख दर्द जो होता है ना, वो क्या होता है, मोमेंटस होता है, ठीक है। उसी इंदिरा गांधी को कभी गिराया, कभी उठाया, इस बार तो पूरा पटक दिया। 71 में एकदम ऊंचाई पर ले गया, और ऊंचाई से एकदम सीधे जमीन पर। तो इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा काम भी किया जिससे पूरा वो गिर गई पब्लिक की नजर में। और उन्होंने, इंदिरा गांधी के लिए अपना जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन पब्लिक के लिए जस्टिफाइड नहीं था वो। और आज भी उसको काले अध्याय के रूप में याद करते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या के रूप में याद करते हैं। वो कुछ भी कह लें, फंडामेंटल राइट्स को, आम पब्लिक को परेशान करना किस, तो फंडामेंटल राइट्स को कुचल देना, हाँ, ये पब्लिक को नुकसान पहुंचाना था, नहीं था, ठीक है। आप देखिएगा यहां पर और क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, ये पूरा वेव चलता है कांग्रेस के अगेंस्ट में। कांग्रेस पार्टी हर जगह हार गई, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और एक सीट जीतती है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी वाज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली से हार जाती है, ठीक है। और उसका बेटा जो थे संजय गांधी, वो भी हार जाते हैं अमेठी से। तो इन लोगों का गढ़ था, वहीं से हार गए। तो सोच के चलिएगा कि जो आज तक कभी सेंट्रल में नहीं, स्टेट में तो हारी थी, तो वापस फिर से रिगेन कर रही थी, याद कीजिएगा। 71 के इलेक्शन में फिर से रिगेन हो गया था। अब फिर इस बार राज्य भी गया और केंद्र भी गया, ठीक है, याद कीजिएगा। पहले गया राज्य, फिर राज्य ले आई वापस, अब फिर राज्य भी गया और केंद्र भी गया। अपना सीट से ही हार गई, तो बहुत शर्मनाक बात थी कि अपने जगह से हार गई थी वो, और उनके बेटे भी हार गए थे। अभी देखिए इसको, ऐसा बात मत कीजिए अभी, चलिए। ऐसे दरवाजा खुल गया एक बार में। इसको देखिए थोड़ा, अभी इसमें मैप ऑफ दिखाया है, मैप की बात करते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, यू नोटिस दैट कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री। कांग्रेस सब जगह हारी नहीं थी, जैसे महाराष्ट्र में बच गई, गुजरात में बच गई, उड़ीसा में बच गई, साउथ स्टेट्स में बच जाती है, लेकिन बहुत सारे रीजन थे इसके। इंपैक्ट, इमरजेंसी का जो इंपैक्ट था ना, हर एक स्टेट पर एक जैसा लागू नहीं होता। अच्छा, इमरजेंसी से ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य हुआ था, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वाले स्टेट जितने प्रभावित थे, ठीक है, ये लिखा भी है। इमरजेंसी जो था ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम और जो रिलोकेशन डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो ज्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में हुए थे। सीधी सी बात है, नॉर्थ इंडिया को ज्यादा परेशानी हुई थी इमरजेंसी में, तो उन लोगों ने ज्यादा सजा दे दिया इंदिरा गांधी जी को। तो याद रखिएगा कि मिडिल क्लास फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया वर बिगिनिंग टू मूव अवे फ्रॉम द कांग्रेस एंड द जनता पार्टी बिकेम प्लेटफॉर्म। अच्छा, बहुत से सेक्शंस के लोग इंदिरा गांधी जी के पार्टी को छोड़ के चले गए जनता पार्टी के साथ में। तो कह रहा है सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया इसलिए वो हार गई, एक कारण और भी था कि धीरे धीरे क्या है, नॉर्थ इंडिया के लोग उनसे परेशान हो गए, तो उनकी पॉलिसीज से, है ना, ये भी कारण है। गरीबी हटाओ तो नॉर्थ इंडिया के लिए पहले दिया था, साउथ इंडिया में तो बहुत सारा पैसा है, मतलब जनरली मानते हैं लोग। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले तो है, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले तो है। अगर दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो पाइएगा, यू विल कंपेयर, यू विल फाइंड दैट सिचुएशन यहां पर बेटर है। जनता गवर्नमेंट दैट केम टू पावर आफ्टर द 1977 इलेक्शन वाज फार फ्रॉम कोहेसिव। मतलब ये देखिए, बन तो गई सरकार, लेकिन आपस में लोगों को इकट्ठा करके नहीं रख सकी थी। इलेक्शन के बाद क्या होता है, कंपटीशन खुद स्टार्ट हो गया 3 लीडर्स के बीच में कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री,
देसाई जी थे जो इंदिरा गांधी के राइवल थे, चौधरी चरण सिंह थे जो भारतीय लोक दल के लीडर थे, और जगजीवन राम थे। अभी तीनों ना आपस में लड़ने लगे कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, ठीक है। मोरारजी देसाई became प्राइम मिनिस्टर बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल। देखिएगा, मोरारजी देसाई जो बन तो गए, लेकिन फिर भी बाकी लोग नाखुश थे, आपस में सत्ता पर कंपटीशन चलता ही रहा, हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। तो कोई बने वही, लेकिन फिर भी तो क्या है शालिनी, अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है प्रधानमंत्री के पद को लेकर कोलिशन में, तो एक बात बताइए, क्या सरकार स्टेबल रहेगी? तो सरकार स्टेबल नहीं रह पाई, सरकार टूट गई। जो गवर्नमेंट बना था कोलिशन में, कोलिशन ही टूट जाता है। तो एक तो इतना मेहनत से बनाया, इलेक्शन जीता भी, लेकिन फिर क्या होता है, ये आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हम बनेंगे। बनते मोरारजी देसाई है, फिर बनने के बाद भी लोग ना खुश नहीं थे, आपस में टसल करते रहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, वोट टेकिंग द फर्स्ट नॉन कांग्रेस मिनिस्टर, ये थे, नजर आएगा, देसाई जी नजर आ जाएंगे आपको, जेपी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, ये है वाजपेयी जी इधर है, देख लीजिए। देखिए पीला वाला क्या है, देख लीजिएगा, पीला वाला ऊपर और नीचे साउथ इंडिया में, इधर साफ हो जाता है, इधर हरा वाला आ जाता है, हरा वाला जनता पार्टी। तो नॉर्थ इंडिया पूरा देखिएगा, सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया में हर जगह आपको जनता पार्टी नजर आएगी इस मैप में, जबकि साउथ इंडिया में चले जाइए अभी कांग्रेस, वो उसका ग्रुप था, अलायंस का नाम दिया गया था, ऐसे यूपीए कैसे उसी नाम था उसका, समझ में आया? लेफ्ट पार्टी सिर्फ यहां पर थी, देखिए ना पूरा मैप में क्या दिख रहा है, जहां जहां कांग्रेस खो दी, जहां जहां कांग्रेस पूरी तरह खो दी मतलब हार गई, और जहां पर कांग्रेस और अलायंस बचे हुए थे। Which are the constituencies in which North India the Congress managed to win? अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी है, देखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। How can we talk about a mandate or verdict in 1977 when the North and South voted so differently? तो हम कैसे बोलते हैं कि 1977 का मैंडेट क्या था, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में था या कांग्रेस पार्टी के, जबकि साउथ में तो उनके फेवर में मिला था? बताइए, सोचिए। पानी है लगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फोटो को देखिए, आई टॉपल जनता गवर्नमेंट, फिर देखिए जनता गवर्नमेंट फिर गिरेगी। अभी तक हम देख रहे हैं 1977 का इलेक्शन, और इसी इलेक्शन में जीतने के बाद ध्यान दीजिएगा, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, इसी इलेक्शन में जब जीतते हैं वो, तो किस कमीशन को बनाते हैं? आपके बुक में बताया, जो इसमें नहीं था, शाह कमीशन, और वही शाह कमीशन रिपोर्ट देता है। अभी आया ना, तो देखिएगा 1977 का रिपोर्ट है वो। हाँ, मोरारजी देसाई जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिर 3 साल के बाद ही सरकार गिर जाती है, क्योंकि आपस में कॉन्फ्लिक्ट था उनमें, बहुमत में नहीं चल पाया। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पर स्टॉप कर देते हैं 1977 के इलेक्शन पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
कुछ पूछना है? ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना।